अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज इस वक्त मैं जिस ख़बर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो ख़बर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद समझे जाने वाले सहाफ़ी और यकीनन वो एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, सुहेल वड़ाइच। उन्होंने ये ख़बर, ये बात, इस बात का इंकशाफ कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे लें, वो अपने आज के कालम में किया है और उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ को उनके किसी उन बही ख्वाह यानी उनके किसी दोस्त ने, किसी उनके चाहने वाले ने ये इतला दी है कि इंतहाई आला सतह पर उनके कत्ल की साजिश तैयार की जा रही है। सोचा जा रहा है कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए और इस सिलसिले में उन्हें फ़ज़ाई हादसे में मारने की बात की जा रही है या अदरवाइज़ कोई तरीका अख्तियार करके उन्हें पार लगाने की बात की जा रही है। ये बात जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कालम में की है। अब सुहेल वड़ाइच जो हैं, पहले तो हम बात कर लें कि सुहेल वड़ाइच कौन है। सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान के उन चंद नामवर और मुस्तनद सहाफ़ियों में हैं जिनकी ब्रेक की हुई ख़बर जो है वो कभी गलत साबित नहीं हुई और इसी तरह उनका तज्ज़िया वो कभी बायस नहीं होते, वो बड़े बैलेंस तज्ज़िये करते हैं। उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो बड़े बैलेंस जाते हैं और उनकी जो वो उनको बाकायदा तौर पर यानी पाकिस्तान के उर्दू जर्नलिज़म में से देखा जाए तो इंटरनेशनली उनको बाकायदा रिकग्नाइज़ किया जाता है। सुहेल वड़ाइच हैं, इसलिए मैं इस बात को संजीदा ले रहा हूँ। अगर इनकी जगह पे साबर शाकर या चौधरी ग़ुलाम हुसैन जैसी कोई अफवाह साज शख्सियात होती तो मैं इस बात पे इतना कान ना धरता, लेकिन बहरहाल सुहेल वड़ाइच ने ये बात की है। तो इससे जो चीज़ें पाकिस्तान में इससे पहले हो चुकी हैं मरूफ शख्सियात के साथ, सब जानते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल तक बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका सुराग आज तक नहीं मिल सका। लियाकत अली ख़ान के कातिल को मौके पर ही गोली मार के कत्ल कर दिया गया। असल साजिश किसने तैयार की थी कि उन्हें कत्ल करना है, वो आज तक किसी के इल्म में नहीं आ सका। इसी तरह से अगर देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो के कातिल जिन्हें बाकायदा तौर पर पहले कत्ल करने की कोशिश की गई थी 18 अक्टूबर को कराची में, जब वो पाकिस्तान वापस आई, वहाँ से वो बाल बाल बची तो उसके बाद दोबारा उनको बहरहाल कातिल कामयाब हो गए, साज़िश कामयाब हो गए और 27 दिसंबर को वफाक की अलामत समझी जाने वाली बेनज़ीर भुट्टो जो कि 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी थी, उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह बेनज़ीर ने अपनी किताब में भी लिखा है कि किस तरह से भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मारने की कोशिश की जाती रही। 70 क्लिफ्टन के जो यानी सीवरेज की जगह थी वहाँ से बम बरामद होते रहे और इस तरह की बहुत सारी एजेंसियाँ हैं वो हरकतें की जाती रहीं। बेनज़ीर ने इसका इल्ज़ाम तो बहरहाल किसी पे नहीं लगाया, लेकिन सब जानते हैं कि इस तरह की हरकतें जो हैं वो सिक्योरिटी के अदारों के ऊपर बहरहाल एक सवालिया निशान उनकी कारकर्दगी के बारे में ज़रूर उठा देती हैं। इसी तरह देखा जाए तो मरीम नवाज़ आजकल चूँकि पाकिस्तान की अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी शख्सियत, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। लोग उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उनका सियासी नज़रिया दुरुस्त नहीं है, लोग इमरान खान से भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये हकीकत है कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उसी तरह से ये भी एक हकीकत है कि मरीम नवाज़ जो है वो इस वक्त एक सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी लीडर हैं। अपोजिशन के हलकों की हद तक तो कम से कम सबसे ज़्यादा मकबूल वही हैं। मरीम नवाज़ जो हैं उनको ये इस बात का यकीन सा है कि जो बात उन तक पहुँचाई गई वो दुरुस्त है और किसी न किसी सतह पर उनके हवाले से ये कुछ साजिश तैयार की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई वाकई बात है और अगर बात नहीं है, हर 2 सूरतों में पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ हैं उनको ऐसी शख्सियात जैसे मरीम हो गई, बिलावल हो गई, आसफ़ा भुट्टो भाई हैं, आसिफ ज़रदारी साहब हो गए, या जितने भी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंज करना चाहिए। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अगर आसिफ ज़रदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान इस जोग्राफियाई सूरत हाल में मौजूद ना होता। क्योंकि मैं ख़ुद कराची सिंध गया उन दिनों में और मैंने देखा कि वहाँ के लोगों के जो जज्बात थे और क्या हालात थे, लाहौर के अंदर क्या हालात थे, सिंध में तो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी
आसिफ जरदारी वो शख्सियत थे जिन्होंने उस वक़्त पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नारा लगाया। बिलाशुबा ये बहुत बड़ी बात थी कि जब आपकी शरीक हयात को इस तरह खुलेआम कत्ल कर दिया जाए तो उसके बाद भी आप पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएं, ये बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल अब जो हालात जा रहे हैं इसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बाकायदा एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, टसलबाजी, बाकायदा एक खींचातानी की सूरत हाल है, ज़ाती हमलों तक लोग आए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत पर अपोजिशन का ट्रस्ट करना और अपोजिशन का हुकूमत पर ट्रस्ट करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन जो रियासती अदारे हैं, हुकूमत कोई भी हो, आज इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, रियासती अदारे उनके मातहत हैं। कल नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, रियासती इदारे उनके मातहत थे। कल कोई और आ जाएगा तो रियासती इदारे तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनका एक बाकायदा कानून के तहत किरदार है, उन्हें वो किरदार अदा करना चाहिए और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करें ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसी किसी वाक़े का, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वाक़या हो, किसी के साथ भी हो, इस लेवल के किसी लीडर के साथ भी ऐसा कोई वाक़या हो गया, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, तो पाकिस्तान के हालात जो पहले ही बहुत ज़्यादा दिगरगू हैं, सियासी एतबार से भी अफरा तफरी का आलम है, माशी एतबार से भी अफरा तफरी का आलम है, यहाँ पर शरह नमू जो है वो माइनस में जा रही है। और इसी तरह देखा जाए तो अदारों की कारकर्दगी भी इतनी ख़राब है, यानी अदारों से मुराद अब सिर्फ सिक्योरिटी इदारे नहीं हैं बल्कि दीगर अदारे जो हैं, जिसमें आप कह लें कि बैंकिंग सेक्टर हो गया या कोई और इस तरह के जो अदारे हैं, उनकी सूरत हाल भी, उनकी कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श नहीं है। इस वजह से मेरा ख़्याल है कि सिक्योरिटी इदारों पर बहुत भारी ज़िम्मेदारी पड़ती है कि वो हर सूरत में मरीम नवाज़, बिलावल या कोई भी जो लीडर इस वक्त पब्लिक में निकल रहा है, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। हमारे जो बिल्कुल साथ मुल्क है जिसका नाम भारत है, भारत में जो भी अपोजिशन में होते हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी की, वो रियासत उठाती है। इंग्लैंड में भी ऐसे है, अमेरिका में भी ऐसे है, पूरे फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में इसी तरह से होता है कि जो अपोजिशन में लीडर होते हैं उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत उठाती है। और यहाँ पर भी कानूनी एतबार से तो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हर शहरी की जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन चूँकि मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ी पार्टी की रहनुमा बन के सामने आई हैं और वो हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक को लीड कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। वैसे ये सारी ज़िम्मेदारी रियासत के ऊपर तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मरीम नवाज़ पर भी आयद होती हैं। जैसे हमने देखा कि मुल्तान के जलसे में मरीम नवाज़ गाड़ी की छत पर खड़ी थी, वहाँ पर बैठी हुई थी चौकड़ी लगा के, लोगों से बिल्कुल उनके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी का हिसार नहीं था। अभी कल की बात है, वह लाहौर में निकली अपनी 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए, तो जो बड़ा ही कामयाब दौरा रहा लोगों की तादाद और उनके जोश व वलवले के हवाले से। लेकिन मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी जो है वो फिर भी वो कहीं पर इस तरह से नहीं थी कि कोई उन पर हमला ना कर सके, बल्कि एक जगह पे तो कहीं गलती से शाहदरा के इलाके में कोई एक छड़ी जो है उनके माथे से टकरा भी गई और उसकी बड़ी खबरें बनी। लेकिन मरीम नवाज़ की गिर सिक्योरिटी जो है वो उस तरह से नहीं थी। किसी एक जगह पे किसी उनके एक मदा ने, उनके सपोर्टर ने, उनके वोटर ने, उनके कारकुन ने उनके साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने कहीं उनके जिस्म को कमर से शायद टच कर लिया, तो उस पर सिक्योरिटी के जो एहलकार थे मरीम के इर्द गिर्द, उन्होंने उसको मार मार के उसका भरता बना दिया। लेकिन मैं सिक्योरिटी एहलकारों से कहना चाहता हूँ कि उसको तो मार मार के भरता बना दिया, लेकिन खुदा न खास्ता जिस साजिश का जिक्र किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि साजिश तैयार हो रही है, अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ तो आप किस तरह से उनको रोक पाएंगे और किस तरह से उनको काउंटर करेंगे, ये स्ट्रेटजी सोचने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ को भी अपनी सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक़या जो हैं मशहूर शख्सियात के साथ कोई पाकिस्तान का खैर खा तो नहीं करेगा। ये वाक़यात जो हैं, ये दुश्मन जो पाकिस्तान के हैं वो
کر سکتے ہیں. بھارت ہمارا مخالف ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر سکون ہو. اسی طرح سے اور جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری ایک مستقل بنیادوں پر ایک لڑائی ہے, وہ ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکت کر جائیں, اور الزام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ریاستی اداروں یا وزیر اعظم پاکستان کے اوپر آ جائے, اور پھر ایک ایسی سیاسی کشیدگی پیدا ہو جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. تو ہر دو صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا گھر ٹھیک رکھیں. مریم نواز کو اپنی سیکیورٹی کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک ان کو جو نا ایک سیکیورٹی کا شیڈول دیں, اور ان سے کہیں کہ جناب یہ آپ کو طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہوگا اور اس طرح سے آپ چلیں. اسی طرح سے بلاول کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مریم کی سیکیورٹی بھی پرسنل ہے, بلاول کی سیکیورٹی بھی پرسنل ہے, آصفہ بھٹو کی سیکیورٹی بھی پرسنل ہے, آصف زرداری جو سابق صدر ہیں ان کی سیکیورٹی پرسنل ہے, شہباز شریف یا حمزہ جب تک یہ باہر تھے ان کی بھی پرسنل سیکیورٹی ہی تھی. ان کو کہیں سے کوئی سرکاری گارڈز ریاست کی سطح پر نہیں دیے گئے, جو کہ ریاست کی اداروں کی جانب سے ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم پہلے بے نظیر جیسی ایک شخصیت کو کھو چکے ہیں, اور اب دوبارہ پاکستان اس قسم کی کسی نقصان کا, اس قسم کے کسی حادثے کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے اس طرف سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ فردوس عاشق اعوان یا ڈاکٹر شہباز گل یا جو دوسرے ترجمان ہیں, کیونکہ ترجمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے سب کے نام نہیں لیے جا سکتے, وہ بیٹھ کے ہر وقت مریم کو کبھی مہارانی کہیں, کبھی وہ راجکماری کہیں, اس طرح کی طنز و تنقید بے شک کرتے رہیں, لیکن اس طرف ضرور توجہ دیں کہ ان کی زندگی اور ان کا تحفظ جو ہے, زندگی کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے بھی, اور پاکستان میں جو حالات ہیں وہ زیادہ خراب نہ ہوں, اس سے زیادہ خراب نہ ہوں, یا اس طرح حد تک نہ چلے جائیں کہ پھر کوئی اس کو درست نہ کر سکے, اس طرح حد تک نہ جانے دیں. اور ابھی سے اداروں کو یہ ہدایت حکومت کو چاہیے کہ وہ جاری کریں, کیونکہ اس انکشاف کے بعد جو کہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اب حکومت کے پاس کوئی وجہ ہے کہ مریم نواز کو باقاعدہ طور پر ریاستی سطح پر ایک سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے. انہیں ضرور فراہم کی جانی چاہیے, اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ سیکیورٹی ملنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر یہ ایسی ایک کشیدگی پیدا ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہو سکے گی. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی حادثے سے پاکستان کو بچائے. اب تک کے لیے اتنا ہی.